नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज़ के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मंत्रिमंडल के सभी मंत्री शपथ ले चुके हैं। इधर बीजेपी ने बैठक की, अपनी कोर कमेटी की, उसमें बिहार के सभी बड़े नेता शामिल हुए। पार्टी ने तय किया है कि वो सड़क से सदन तक आक्रामक रहने वाली है। बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए और उनमें शामिल रहे हमारे आज के खास मेहमान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे सभी ज़रूरी सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री। रविशंकर बाबू सालों से अपनी पार्टी का पक्ष मुखर प्रवक्ता के रूप में रखते आए हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे और मोदी कैबिनेट में भी उन्हें जगह मिली। रविशंकर प्रसाद बिहार से आते हैं और इस वक्त बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा है। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी का हाथ थाम लिया है। बीजेपी सियासी चाल के बाद कितना ठगा महसूस कर रही है? क्या ये 2024 की तैयारी है? आज सियासत के तमाम सवालों के जवाब देंगे खुद रविशंकर प्रसाद। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रविशंकर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि पिछले हफ्ते सुशील मोदी हमारे खास मेहमान थे। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले ही उन्होंने केंद्रीय नेताओं को बता दिया था कि ये सरकार 5 साल नहीं टिकेगी। सुशील मोदी जिनको इतना अनुभव है बिहार का, फिर आप चेते क्यों नहीं? देखिए, हम अपने सहयोगों पर ट्रस्ट करते हैं और थोड़ा इस विषय को मुझे विस्तार से बताने दीजिए आप। नरेंद्र मोदी पुराने सारे गम को भूलकर उनकी तुलना लोहिया और फर्नांडिस से की। ईमानदार नेता है। उनकी संख्या कम आई, फिर भी कहा उनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके लिए 19 में अपने 6 सिटिंग एमपीज का टिकट हमने काट दिया। उनको नेता किसने बनाया? हमने बनाया था ना। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम देश को यह बताना चाहते हैं कि यह संबंध 20 साल का है, विश्वास का है, जिसका एकमात्र उद्देश्य बिहार में जंगल राज से मुक्ति, बिहार में अच्छा शासन। अब आप कह रहे हैं आप चेते नहीं, तो आपकी बात बहुत सही है, लेकिन नहीं, आपकी आशंका सही है कि आप क्यों नहीं चेते। हम अविश्वास नहीं करते हैं कि जिसके साथ हमारे गृह मंत्री जी ने 2 दिन पहले बात किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी ऐसा करेंगे, ये पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है। पर रविशंकर जी, ऐसा नहीं है। मुद्दे रहे जिनमें उनको परेशानी होती थी। जातीय जनगणना का सवाल है, धारा 370 का सवाल है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है। आपका जो हिंदुत्व का जो मुद्दा उठा रहे थे आपके कई विधायक, हमने देखा किस तरह से वो स्पीकर से बात कर रहे हैं, कांप रहे हैं गुस्से में नीतीश कुमार। नड्डा जी ने कहा कि भाई क्षेत्रीय पार्टी, मुद्दे भी रहे। आपने एक तरीके से कुछ माहौल भी ऐसा बना दिया जिसमें उनको आज ये कहने में आसानी है कि हमारे साथ वहाँ मुश्किल हो रही थी। मैं आपकी एक एक बात का जवाब देता हूँ। नीतीश बाबू हमारे साथ कब आए? 1995 में, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हाइट पे चल रहा था। मुंबई अधिवेशन में गए थे ना, वो हमारे पहले एलआई थे। तो नीतीश जी हमारा कुल खानदान गोत्र जानते हैं और हम उनका कुल खानदान गोत्र जानते हैं। 20 साल साथ काम किया ना हम लोगों ने। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ तो 2 पार्टियां तो कुछ डिफरेंसेस होंगे ना, लेकिन जिसको हमारे प्रधानमंत्री इतना मानते हैं, जो पब्लिकली उनको कहते हैं कि नीतीश जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के लेवल के नेता है सोशलिस्ट आंदोलन में, तो क्या वो फ़ोन से बात नहीं कर सकते? और वो जाएंगे। और एक बात और मैं कहूँगा, आज ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ टीवी पर, नीतीश बाबू अकेले लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं पैदा करते, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। ये भी एक सच्चाई है। इसीलिए 8 बार मुख्यमंत्री, लेकिन कुर्सी वही है, उस पर बैठने वाले वही हैं, नीचे का समीकरण बदलता है। आप क्या बोल रहे हैं कि जो हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि मुसलमानों को वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास सिटीजन रह सकते हैं, इन सब बातों से उनको परेशानी, जिस तरह का उनका वोट बैंक है उसमें उनको परेशानी नहीं होगी? आपके ज़रूर एलआई रहे हों, ज़रूर आपके साथ बॉम्बे गए हों, ये भी तो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोलिशन पार्टनर हैं तो। एक मिनट, उसका सिस्टम पार्टी ने हैंडल किया। हमारी पार्टी का एक सिस्टम है
हमें जरा ये बताइए, हरिभूषण ठाकुर का आपने नाम लिया, किसी वरिष्ठ ने ये बात कही क्या? एक ने कहा क्या? तो फिर दिबांग बाबू छोड़ने के तो 100 बहाने हैं, इससे अधिक और क्या बोलूं मैं आपसे? मैं आपसे अगला सवाल पूछूं उससे पहले पिछले हफ्ते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से है सुशील मोदी जी, मेहनती आदमी है, मेहनत करते हैं, नीतीश कुमार, एंड ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। यानी जिस आदमी की जो अच्छाई है उस पर मैं कभी भी जो है, लेकिन एक अच्छा प्रशासक हो सकता है लेकिन धोखा भी तो देने वाला हो सकता है। अपने प्रशासनिक का गुण होना और अपने सहयोगियों को धोखा देना, दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो तो दिखा दिया उनके कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और कुल मिलाकर एक ईमानदार नेता, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बाकी जो वो सत्ता में बना रहने के लिए, जैसे औरंगजेब ने और सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर दिया, तो वैसे नीतीश जी है कि सत्ता में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। आपने फिल्म शोले देखी है ना? बहुत दिन हो गया। मौसी का सीन याद है आपको? उसमें वो बड़ी तारीफ करता है धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन, तो वो तारीफ भी करता है, ये भी बताता है कि ये और क्या क्या करते हैं। तो मुझे कुछ लगा कि कुछ ऐसी ही दोस्ती आपकी है नीतीश कुमार से। जो उनकी क्वालिटी इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, नो डाउट। आपको क्या अच्छे गुण दिखाई देते हैं नीतीश जी में? राजनीतिक रूप से ईमानदार है, व्यक्तिगत पर्सनल ऑनेस्टी, और उनके हार्ड वर्किंग एबिलिटी के बारे में थोड़ा मैं सुशील मोदी से डिफर करता हूँ। नीतीश कुमार जो 2005, 8, 9, 10 के नीतीश कुमार थे वो अब नहीं है, ये दिखता है। चलिए मैं उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीतिक अनैतिकता की सारी पराकाष्ठा पार कर दी है। राजनीति में पाला बदलने की कोई सीमा होगी कि नहीं होगी? नीतीश कुमार जी के बारे में जब एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया की कहानी लिखी जाएगी तो पाला बदलने में उनका नंबर 1 होगा, और वो सिर्फ एक चीज़ के लिए, मेरी कुर्सी बची रहे। क्योंकि क्षमा करिए दिबांग जी, नीतीश कुमार की पूरी राजनीति उनके सत्ता में बने होने के कारण है। हाँ रविशंकर जी, अभी सुशील मोदी जी को बोलते सुना और आपको भी बोलते सुन रहे हैं। आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी थी, आपने कहा नीतीश जी धोखा दे रहे हैं, हमने उनको नेता बनाया। ये दो बातें भाजपा के हर नेता के बयान में। कितना समय लेंगे आप लोग फिर से, अगर नीतीश जी कहें कि नहीं अब तो हो गया, मैं कर्मठ भी हूँ, ईमानदार भी हूँ और आपका तो 20 साल पुराना दोस्त हूँ, तो फिर से पलटी मार लेते हैं, तो आप फिर अपने पूरे कार्यकर्ता, अपने नेता, पूरे बिहार का हित सब छोड़ देंगे, फिर उनका हाथ थाम लेंगे? कितना समय लेंगे? ये सवाल आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल आपको नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि आपके बारे में अभी भी ये पब्लिक परसेप्शन है। तो आपका जवाब क्या है कि मतलब अगर वो नीतीश कुमार फिर से वापस आना चाहें तो आप लेंगे? आपके इस काल्पनिक प्रश्न का मैं क्या जवाब दूं? मैंने अपनी बात कह दी आपको, और मैंने पूरा विश्वास यही पार्टी की राय होगी, नीतीश कुमार के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। बहुत क्लियर है, मेरा पूरा विश्वास है कि पूरी पार्टी ये सही सोच रही है कि अब बिहार में हमें एक सार्थक विकल्प भाजपा को देना है और भाजपा की अगुवाई में देना है। चलिए, 6 बार उनको मुख्यमंत्री बनाकर इतना तो आपने सोचा, ये एक अच्छी बात है। ये बताइए, आप बिहार में शिंदे ढूंढ रहे थे, वो आरसीपी सिंह के सहारे, वो क्या कोशिश थी, नहीं थी, क्या बात थी? देखिए, उसका जवाब फिर आपको थोड़ा मुझे ऐतिहासिक परिवेश में देना होगा। समता पार्टी में इनके 7 एमएलए थे, हम तोड़ लेते ना राम जन्मभूमि के हाइट में। इनको जब पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बनाया तो हमारी संख्या अधिक थी ना, 2000 में भी, 2010 में उनकी संख्या बढ़ी है, और 2017 में तो उनकी संख्या हमसे बहुत कम थी। तो अगर तोड़ना होता तो बहुत पहले तोड़ लेते ना, इसलिए ये सोचना बिल्कुल गलत है। अब मैं आरसीपी पर आता हूँ, क्योंकि आपका सवाल उनके संदर्भ में था। आरसीपी को मंत्री मैं पूरे विश्वास से, पूरी जिम्मेवारी से दिबांग बाबू के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहता हूं, नीतीश कुमार की सहमति से बनाया गया था, और ये मैं हाईएस्ट सोर्स से अथॉरिटेटिव कंफर्मेशन आपको बता रहा हूं। उनसे 1 बार नहीं 2 बार पूछा गया, ये आपके भी है ना, आपकी सहमति है ना? कहा हाँ मेरी सहमति है। उन्होंने ये भी कहा कोई दूसरा देंगे तो हमसे ही खाली पूछ के करिएगा। तो अच्छा, एक बात है, अगर वो इनकी सहमति के बिना बन गए
तो किस तारीख को बने दिबांग बाबू? 7 जुलाई 2021 को। नीतीश बाबू नेक्स्ट डे कहते यू रिजाइन, मेरा हमसे पूछे बन गए हो। तो 1 साल लगा आपको ये सोचने में कि उनको रिजाइन करने को कहा जाए। तो किससे मूर्ख बनाया जा रहा है भाई? और मुझे ये बताइए, आप तो देश के बड़े अनुभवी पत्रकार हैं और सब लोग यहाँ बैठे हैं, क्या ये बात विश्वसनीय है कि नीतीश बाबू की पार्टी के किसी को मंत्री नीतीश बाबू के पूछे बिना बनाया जाएगा? हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब एक नए विकल्प और एक नई ताकत के साथ अकेले चुनाव में जानेगी, लेकिन जिस तरह की सच्चाई है बिहार की, उस जातीय गणित को अगर आप देखें तो वो आपके पक्ष में नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे एकला चलो वाली राजनीति को अडॉप्ट करेगी? उसका जवाब बहुत स्पष्ट है। हम एकमात्र विपक्ष हैं अब, एकमात्र, बाकी सभी सत्ता में। एलजेपी का एक धड़ा हमारे साथ है, तो हम एकमात्र विपक्ष हैं, संघर्ष करेंगे। अब जहाँ तक जातिवाद की बात कही, वो एक सच्चाई है, लेकिन कई बार बिहार रेखा बड़ी भी खींचता है। वही रेखा 14 में इतनी जीत दिलाई, उस समय तो कोई नहीं था हमारे साथ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, और अब तो उनकी अगुवाई में जो देश का काम हुआ है, जो लाभार्थी के काम हुए हैं, जो अति पिछड़ा हमारे साथ जुटा है, जो पिछड़ा हमारे साथ जुटा है, जिसकी बानगी यूपी में दिखाई पड़ी, यहाँ भी दिखाई पड़ेगी। तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत में और बिहार में एक नया बदलाव आया है कि बिहार का गरीब भी कहता है नरेंद्र मोदी जी हमारे आदमी हैं, बिहार के पिछड़े भी कहते हैं। तो वो एक भावनात्मक लगाव हुआ है। रवि जी, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा एक दौर आ गया है जिसमें आपके सहयोगी छोड़ के जा रहे हैं और शायद आपको बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं है उसकी, चाहे अकाली दल हो, शिवसेना की टूट हो, जेडीयू हो, क्या ये आपका विश्वास है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं उसमें? देखिए, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम अपने एलाइज को स्वयं नहीं छोड़ते, इनको छोड़ के जब जाना चाहे तो हम क्या करें? हमने कभी नहीं छोड़ा अपने अकाली दल को। 40 साल पुराने थे, हम लोग सबों के संबंध थे, हमने रोकने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा हमारी पंजाब की प्रतिस्पर्धा की पॉलिटिक्स है, हमें जाना पड़ेगा। शिवसेना तो जीते थे हमारे साथ ना, जो उनको सीटें मिली थी लोकसभा विधानसभा में, वो चले गए, मुख्यमंत्री बनना था। और बिहार की कहानी हम तब से आपसे बात कर ही रहे हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में हमारे साथ कितने एलाइज आए हैं मुझे बताइए तो आप, वहाँ तो हम नए नए गए थे ना। तो ऐसा नहीं है, इस बात से आपसे हम कहना चाहेंगे, एलाइज जाते हैं, नए आते भी हैं। लेकिन हाँ, एक सच्चाई है कि आज नरेंद्र मोदी जी का एक पूरे भारत क्या पूरे दुनिया में एक छवि बनी है। सच्चाई तो ये भी है कि 2005 में अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज बैठ के बात कर रहे हैं कि बिहार में कोई बड़ा चेहरा होना चाहिए। 2005 की बात है, 17 साल हो गए, कहाँ फेल हो जा रही है बीजेपी? क्या नेता सक्षम नहीं है, उनको मौका नहीं मिलता है, क्या हो जाता है? जवाब बहुत सीधा है, हम रिश्ते निभाते हैं। उस समय बीजेपी और समता का अलायंस था, बूटा सिंह राज्यपाल थे, पहली विधानसभा के चुनाव में किसी को मेजॉरिटी नहीं आई थी, दूसरे में मिड टर्म में लगा, अभी भी याद है, हम लोग सब लोग कैंपेन करके आए थे। और आपको बताऊं बड़ी रोचक बात, आप तो बिहार आते हैं, प्रदीप जी और भाई साहब लोग भी आते हैं, तो हम लोग कैंपेन करके आ करके वो पकौड़ी खाते थे, चाय पीते थे। तो सुषमा जी, अरुण जी, प्रमोद महाजन जी बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि एक नेता चाहिए, तब तो पुष्प मिलेगा। वही तय हुआ कि हम नीतीश कुमार को बनाएंगे। फिर दिल्ली बात हुई, मैंने बता चुका हूँ आपसे। तो रिश्ते निभाना एक बात है, इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी में लोग नहीं हैं, लेकिन हुआ कि निर्णय हो गया, साथ चलना है तो साथ चलना है। पर रविशंकर जी, ये बात समझ में नहीं आती है कि रिश्ते निभाना एक बात ज़रूर है, उसका मतलब ये है कि हम खुद को कमज़ोर रखें, अपना कोई नेता ना बनाएं, ये तो नहीं है इसका नहीं, मतलब। उसका जवाब, आपके जवाब प्रश्न का मैं एक दूसरे प्रश्न को देकर जवाब दूंगा। 14 में भाजपा को बहुमत आ गया था ना, फिर भी मोदी जी ने कहा ना अपने एलाइज को भी हम मंत्री बनाएंगे। 19 में भी भाजपा को और बड़ा बहुमत आ गया। तो ये हमारे सोच की बात है, और जब हमको एलाइज साथ लेके चलना है दिबांग बाबू, तो कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, तो सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। रवि जी, आपने कहा कि हम रिश्ते निभाते हैं,
नीतीश कुमार ने जिस तरह से बात की, उन्होंने कहा कि उनको लगा कि उनके साथ भी वही धोखा होने वाला है जो महाराष्ट्र में हुआ, कि जहां आपने एक शिंदे जी ढूंढा, जहां आपने एक पुराने एलआई ठाकरे को आपने दरकिनारे कर दिया। ये किस तरह के रिश्ते हैं जो लोगों को लग रहा है कि बीजेपी पावर के नशे में कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है और कहीं कोई फुल स्टॉप है ही नहीं। पहले मैं आपके सवाल पे मेरी गंभीर आपत्ति है। हमें वोट जनता ने दिया है, किसने दिया था? आपने दिया था क्या? जनता ने दिया था, ईमानदारी से वोट हमें मिला है, हमारा विस्तार हुआ है और हमें गर्व है मोदी जी की अगुवाई में भाजपा का विस्तार हुआ है। इसलिए ये आपका सोचना कि हम मैनेज करते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इससे बहुत ही नाइतफाकी रखता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा दिव्यांग जी के उत्तर में, अगर हमें तोड़ना होता तो बहुत, जब उनके छेद थे तो हम तोड़ देते ना, अटल जी की सरकार थी उस समय। तो इसलिए ये आपका सोचना ठीक नहीं है। हमने ऑलरेडी विस्तार से बताया कि अगर शिंदे साहब को उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को छोड़ने से परेशानी है तो ये हमारी चिंता है क्या? उनको अपनी पार्टी मैनेज करनी है। रविशंकर जी, आपने एक खूबी बताई नीतीश कुमार की कि धोखा देना उनकी एक खूबी है, उनका एक गुण है। तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लगता है कि धोखा खाना गुण है। हर बार थप्पड़ खाने के बाद खड़े होते हैं आप लोग, कहते हैं कि अब की मारा तो मारेंगे, और कभी मार नहीं पाते। आप कह रहे हैं कि अब मौका मिल गया है फिर से पार्टी को अकेले खड़ा करने का। 15 में भी मौका मिला था। तो ये मौका बार बार चूकने का मतलब ये तो कमज़ोरी का संकेत है कि हम अकेले नहीं चल सकते, हमको बैसाखी की ज़रूरत है। नीतीश कुमार की बैसाखी अगर छूटती है तो आपकी स्थिति खराब हो जाती है। तो अकेले लड़ने का साहस नहीं है या फिर इच्छा शक्ति नहीं है। देखिए, मैं आपको जवाब देता हूं। इन सबों के पीछे एक सोच थी, बिहार में शासन ठीक हो, जंगल राज की वापसी ना हो। आपको मैं एक चीज बताऊं, 20 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एक चैनल का एक सर्वे आ गया कि लालू जी को पूरा बहुमत मिल रहा है। बिहार के 2500 लोगों ने कहा कि हम लोग अपनी दुकान बंद करें क्या, और कई लोगों ने अपना माल रुकवा दिया दिल्ली में। अभी वही हाल है। तो अब आज अगर बिहार के कानून मंत्री अपहरण के आरोपी हैं और उनका बेल हाईकोर्ट ने 5 साल पहले रिजेक्ट कर दिया, प्रदीप बाबू, क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया, और कानून मंत्री अपहरण का आरोपी, और मेरा तो आरोप मेरे पास कागज हैं कि उन्होंने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से एक कोल्यूसिव ऑर्डर लिया है कि हाईकोर्ट के 5 साल के रिजेक्शन पर क्या एडीजे बैठेगा, उनको बेल देगा। तो दोनों चीज़ें हैं, तो उससे मैसेज क्या जाएगा? तो वो एक स्थिति होती थी। लेकिन अब मैंने आपने पहले कहा, आपकी सोच सही है। कई बार अलायंस के रिश्तों में ऐसे फैसले होते हैं जो थोड़े कड़वे होते हैं। ये मैं आपकी पीड़ा देखता हूँ और शायद सही भी है, लेकिन शायद हमारे लिए अवसर बना है, इस अवसर का हम सदुपयोग करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। जी रविशंकर जी, मेरा सवाल ये है कि अगर 5 साल से उनके खिलाफ वारंट था तो कुछ दिनों पहले तक तो आप ही की सरकार थी, तो वारंट था जिस विधायक के खिलाफ, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, खुला क्यों छोड़ दिया गया? उसका जवाब ये है कि ऑलरेडी उनको 16 तारीख को उनकी पेशी थी, 16 अगस्त को उनकी पेशी थी। आपकी बात में वजन है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, करना चाहिए था। और ये आप उस समय का सवाल उस समय गृह मंत्री से पूछिए जो मुख्यमंत्री हैं। तो मैं तो कहूँगा इसको, ये देखो नीतीश कुमार जी अब असमर्थ हैं, मजबूर हैं लालू जी और तेजस्वी के सामने। रविशंकर जी, ये सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। यानी आपने इतने बड़े मुद्दे उठाए, अरुण जेटली जी के बाद लग रहा था कि आपका बहुत बड़ा पोजीशन होगी पार्टी में, लेकिन बहुत सारे नेता, आप हैं, राधा मोहन जी हैं, रूडी हैं, सुशील मोदी हैं, नंद किशोर जी हैं, क्या वजह है कि बीजेपी इनको कहीं ना कहीं हाशिए पर रख रही है? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, ये आपकी सोच है, हमारा एक परिचय कार्यकर्ता का भी तो है ना। तो पार्टी कोई निर्णय करती है तो हम लोग उसमें कोई शिकायत नहीं करते। मैं सांसद हूँ, अपने क्षेत्र में समय देता हूँ, पार्टी की ओर से चीज़ों को रखता हूँ, संसद में बोलता हूँ, बाहर में बोलता हूँ। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इस मामले में अगर आपकी कोई ये आपके प्रश्न का संकेत है कि मैं कोई दुखी हूँ, नाराज़ हूँ, पार्टी हम लोग का सहयोग, हम लोग की सेवाओं का उपयोग करती है, दौरे भी कराती है और करती रहेगी। रवि जी, मैं दिव्यांग जी के ही सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या
भारतीय जनता पार्टी कुछ नई लीडरशिप की खोज में है कि अब आप लोगों से हो गया, जितना चलना था हो गया, अब नए लोगों के हाथ में भाजपा को बिहार में दिया जाए और उन लोगों के चेहरे पे आगे बढ़ा जाए? देखिए, मैं फिर कहूँगा, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, ये पार्टी का अधिकार है। रविशंकर जी, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। आपका सवाल बहुत टेढ़ा है, तो हम उसका सीधा जवाब दे रहे हैं। क्या पार्टी ने आपको कभी बताया कि रवि जी आपको क्यों हम हटा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से? देखो दिबांग बाबू, मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा और ऐसे सीधा कहूँगा, किसको रखना है नहीं रखना है ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, निसंदेह, और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, बस इसके आगे कुछ नहीं कहना मुझे। आपके बहुत सप्लीमेंट्रीज आएंगे, मैंने बहुत इफेक्टिव मेन क्वेश्चन का जवाब दे दिया। पर आप मंत्री रहे और अच्छे मंत्री रहे, आपको नहीं लगता कि पार्टी की ये जिम्मेदारी भी है कि भाई आपको कम से कम बताएं तो सही? देखिए ये बात थी, मैं पूछ रहा हूँ आपके जितने सवाल होंगे, आपने मुझे अच्छा मंत्री माना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद आपको। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपसे जरूर कहूँगा कि जो भी प्रधानमंत्री जी ने काम दिया, उसको विनम्रता से करने की कोशिश की है। और मुझे बहुत गर्व है कि 3 तलाक ऐसे महत्वपूर्ण मामले को एज ए लॉ मिनिस्टर में लाने का मौका मिला, 1500 कानून को समाप्त किया, डिजिटल इंडिया को सफल करने का कार्यक्रम किया, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, दो मोबाइल फैक्ट्री थी 14 में, अब 270 है। आपके ये जो नोएडा जहाँ बैठे हुए हैं ना, इसके आसपास के इलाके में 93 फैक्ट्रियाँ आई हैं। अच्छा लगता है, ये देश के लिए काम करने का अवसर मिला। तो ये प्रधानमंत्री का मेरे प्रति जो विश्वास था कि देश के लिए इतने बड़े काम करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, एंड दैट्स ऑल। चलिए, आप इसका जवाब नहीं देंगे तो आप नहीं देंगे, ये मैं जानता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ, आगे चलते हैं। अगर आंकड़े देखें 20 महीने का नीतीश और आरजेडी का, और उसके बाद 5 साल नीतीश और बीजेपी का, उसको मंथली एवरेज निकालते हैं, तो जो क्राइम रेट अभी जो थी वो ज़्यादा थी वो 20 महीने की नीतीश और आरजेडी गवर्नमेंट में। तो इस पर आपको क्या कहना है? जब हम जंगल राज की बात करें, इसका मतलब क्या है? पुलिस में FIR कहीं से पूछ के लिखा जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी बड़े बड़े पॉलिटिकल माफिया लोगों के खिलाफ, इसका मतलब है। बाकी तो क्राइम तो इंसानियत के तकाजे पर होता ही रहता है, फिर भी मैं उसको जस्टिफाई कर नहीं बैठा हूँ। और कमजोरी थी, नीतीश बाबू को देखना चाहिए था, जो मुख्यमंत्री और गृह विभाग के मंत्री थे, जिनके अंदर सीधे पुलिस थी। लेकिन ये मैं कभी नहीं मानूंगा कि खौफ का राज था। आंकड़े की बात चल रही, मैं भी एक आंकड़ा जोड़ दूं। अगर आप देखें तो अगले साल भारत दुनिया का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश हो जाएगा, 1 अरब 40 करोड़ लोग। भविष्य यानी जो बच्चे हैं वो, उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 25 साल के कम की आबादी वाली 50% आबादी है। बिहार की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो 2,48,000 शिक्षकों के पद जो हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। रविशंकर जी, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बड़ा मुद्दा बन पाती चुनावों में? देखिए, पहली बात में आपने एक ऐसा सेंसिटिव सवाल उठाया है जो मेरे दिल पर बहुत घाव करता है। ये मैं पार्टी के अंदर भी कहता था, मेरी पत्नी स्वयं एक प्रोफेसर रही हैं पटना यूनिवर्सिटी में, लोकप्रिय शिक्षिका रही हैं। ये सवाल मुझसे भी पूछती थी। ये विभाग हम लोग के पास नहीं था, लेकिन हम लोग साथ में थे। आज हम बिहार में NIT ले आए, बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले आए, बिहार में गया में IIM ले आए। मैंने IT विभाग की तरफ से, चाहे IIT पटना में काम हो या NIT पटना में काम हो, बहुत, और आज मैं बता दूं, आपके चैनल मुझे गर्व से कहना पड़ेगा, IIT पटना आज साइंटिफिक इन्वेंशन, वॉइस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने मदद किया। लेकिन अगर 2000 से अधिक पद नहीं खाली रहेंगे शिक्षक के, यूनिवर्सिटी के, तो ये पीड़ादायक है ना। रविशंकर जी, आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट है, 20 साल 2,48,000 रिक्त स्थान, आप सिर्फ पीड़ा कहेंगे इसको? नहीं, 2 चीज, स्कूल के टीचर्स में काफी लिटिगेशन हुआ, सच्चाई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। और दिबांग बाबू, ये भी सच्चाई मैं आपको बता दूं, 20 साल में कभी शिक्षा विभाग भाजपा को नहीं मिला। तो अब नेताओं वाली बात होगी। नहीं, नेता, सच्चाई है। देखिए प्लीज, अलायंस की कुछ सीमाएं होती हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। शंकर जी, आपने अभी जो ब्यौरा दिया
उसके हिसाब से जंगल राज में जो स्थिति थी, सुशासन में भी लगभग वही स्थिति थी, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो। इसके बावजूद आप लोग इतने लंबे समय तक सरकार में रहे, जब कोई बदलाव नहीं हुआ बड़ा, तो उस सरकार में रहने का, उस सरकार को बनाकर रखने का औचित्य क्या था? देखिए, फिर मैं आपको एक जवाब देना चाहूँगा। एक बार जरा 2005 के पहले के बिहार का डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते, ब्लॉक की हालत देखते। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की। शिक्षा स्वास्थ्य में तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, PMCH का एशिया का बिगेस्ट बन रहा है। एम्स पटना में हम लोगों ने शुरू करवा दिया। IGMS अच्छा शुरू हो गया है, कैंसर का भी वहाँ एक्सपर्टीज बन गई है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपकी बात सही है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि जितना शिक्षा को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी, उसमें कमी रही है। बिल्कुल मैं स्वीकारूंगा इस बात। हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास पिछले साल से दशकों से आप लोगों के पास है। क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए और आप PMCH में जा सकते हैं, बिहार का कोई ऐसा, पटना में कोई हॉस्पिटल है जहां पर पटना का कोई आदमी, गरीब आदमी जा सकता है? योर गवर्नमेंट, आई एम सॉरी टू से, ये कंप्लीटली फेल्ड ऑन यार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉस्पिटल, जिसमें BJP के मंत्री थे, बहुचर्चित मंत्री हैं। आज आप इसके बारे में बोल सकते हैं, कल तक आपने एक शब्द नहीं बोला। देखिए, मैं आपको जवाब, उसका अच्छा जवाब में दिया। मैं इसके प्लस पॉइंट भी कहूँगा, माइनस पॉइंट भी कहूँगा। प्लस पॉइंट में बिहार का कोरोना में जो मैनेजमेंट था, वो देश के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा रहा। इतना बड़ा त्रासदी थी। आज बिहार में नवीन बाबू एम्स चल रहा है ना, और एम्स में काफ़ी लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं। पटना में IGMS काफ़ी विस्तार हुआ है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि PMCH में जितनी बड़ी, लगभग 30,000 करोड़ प्लस से जो बन रही है योजना, आप जाके देखिए, उसमें समय लगेगा कि हाई क्वालिटी बन रहा है। लेकिन हाँ, ये मैं स्वीकारूंगा नवीन बाबू, हम दोनों बिहार के हैं, कि हेल्थ केयर में जितना और अधिक करने की ज़रूरत थी। आज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो पहले कुछ नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की हालत ख़राब है, डॉक्टर वहाँ पहुँचते नहीं हैं। ये मैं स्वयं देख कर आया हूँ, मोतिहारी में देख कर आया हूँ। अच्छा, मोतिहारी पहुँच गए थे आप? जी। होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, जो अपराधी थे वो खुलेआम घूम रहे थे, वारंटी खुलेआम घूम रहे थे। नीतीश बाबू के पास शिक्षा मंत्रालय था, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, नए कॉलेज नहीं जा रहे थे। आप कह रहे हैं कि आप मोबाइल फैक्ट्री ले जाना चाहते थे, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इतने ही बुरे हैं नीतीश, तो क्या आज आप ये कह सकते हैं कि अगले चुनाव में BJP अकेले जाएगी, नीतीश का साथ नहीं लेगी? देखिए, पहली मैं बात कर दूँ, अगर वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो अंदर में तो हम कहते थे ना, ऐसी बात नहीं, हम लोग की बातचीत तो होती थी ना। लेकिन संकेत सामने आ जाता था कि अब ज़मीन को ज़्यादा चाहिए, बाकी चाहिए, तो उसकी जो समस्या होती है वो मैं आपसे संकेत में मैंने कह दिया। मैंने आगे के बारे में साफ कह दिया कि मुझे नहीं लगता है नीतीश जी भाजपा में कोई संबंध बनेंगे ना। अगर आप 2024 की बात करें, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं, तो एक आम बिहारी मतदाता के लिए एक बिहारी को प्रधानमंत्री चुनना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा या नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनना? आप शायद बिहार के लोगों की अंडरस्टैंडिंग को कम करके आंक रहे हैं। बिहार के लोग बहुत अनुभवी हैं। ये बाबू राजेंद्र प्रसाद का बिहार है, ये कर्पूरी ठाकुर जी का बिहार है, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बिहार है, ये बाबू कुंवर सिंह का भी बिहार है। समझे आप? हाँ। और मैं जो कह रहा हूँ उस बात को आप समझिए। अब वो देवेगौड़ा और गुजराल की पुनरावृत्ति नहीं चाहते। स्थायित्व हो, गुड गवर्नेंस हो, गुड डिलीवरी हो। और नीतीश कुमार किस बैसाखी पर खड़े रहेंगे, उसमें कब गिर जाएंगे। लेकिन ये सवाल तो बड़ा काल्पनिक है दिबांग बाबू। अभी 24 में बहुत देरी है ना, अभी तो 22 का अगस्त हो रहा है। 22 से 23 में क्या होता है देखा जाएगा। और एक मैं आपसे बात मान लूँ, मतलब क्या हो सकता है? नहीं पर मेरी बात तो, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं कि अपनी बात कर रहे हैं? जी नहीं, उस महागठबंधन के इतने गांठ पड़ने की संभावना है, इसमें इतने गड्ढे आने वाले हैं कि अब क्या कहा जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात हिंदुस्तान की राजनीति के छात्र के रूप में पूछना चाहता हूँ। हम लोग की बम्पर जीत होगी बिहार की 40 लोकसभा सीटों में, बहुत जीतेंगे, मैं पूरा विश्वास है, मैं अपने प्रदेश को जानता हूँ। लेकिन एक मिनट में मान लीजिए नीतीश बाबू कितना सीट आएगी, मैं RJD की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इतनी कम सीट पर आकर के आप प्रधानमंत्री का दावेदारी करेंगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं? ये भी तो सवाल है ना।
देखा जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कोर कमेटी की बैठक हुई, आपने कहा कि हम 35 सीट जीतना चाहते हैं 40 में से। अगर आप वोट प्रतिशत देखें तो आपकी पार्टी को करीब 23-24%, आरजेडी की बात करें 20%, नीतीश कुमार 15%, कांग्रेस 7%, एलजेपी 6%, लेफ्ट पार्टी 4%। अगर आंकड़े को जोड़ें तो इसमें तो कैसे आप जोड़ेंगे फिर 35 सीट? कहाँ से आ रही हैं वो 35 सीट? कैसे आ रही हैं? 2-3 जवाब सुन लीजिए आप। पहली बात है कि आपने जो बीजेपी की सीट वोट परसेंट में जोड़ा, नीतीश जी का वोट भी हमारा वोट है। उसके लिए नरेंद्र मोदी ने सम्मिलित रूप से प्रयास किया था, और 43 वो आए तो क्यों आए? मैं तो फिर कहूँगा 2020 का चुनाव हम लोग जीते जब मोदी जी सेकेंड फेज से कस के बिहार में कूदे। याद होगा जंगल राज के 2 युवराज अभी आए थे बिहार में प्रचार देखने, मुझे याद है विधानसभा के चुनाव में, और मोदी जी ने अब कस के तो फिर सेकेंड फेज में हम लोग पिकअप किए, 3rd, 4th, 5th हम लोग स्वीप कर गए। बीजेपी का आप बिहार में कितना वोट मान रहे हैं फिर? अब ये सब तो बैठिए ना, कैंपेन पिकअप करने दीजिए ना, लड़ाई होने दीजिए ना। आपको तो सब याद हम तो सड़क पे उतरने जा रहे हैं ना। आपको तो सब याद और हो सकता है हम स्वीप कर जाएं पूरा, ये भी देखिएगा। अभी हम आप है ना, चलिए बात करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी से जिन लोगों ने कंटेस्ट किया वो आपके पार्टी से गए, और आपके पार्टी के कैडर उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे वोट ट्रांसफर में। तो आपने चिराग पासवान के द्वारा नीतीश कुमार को वीक नहीं किया? देखिए मेरा इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। चिराग पासवान का कहना है कि इन्होंने मुझे इज्जत नहीं दी, मैं भी एक बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, इनसे मिलने के लिए हमको समय मांगना पड़ता था। अब जहाँ तक लड़ने की बात है तो बहुत से भाजपा की सीट पर जदयू के लोग खड़े हुए थे, तो कई कारण हैं। लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो उसी समय कहते कि प्रधानमंत्री जी मुझे माफ़ करिए, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये 2 साल रुकने की क्या ज़रूरत थी? आप अभी कह रहे थे कि चूंकि जो उनकी सीटें हैं वो भी आपकी सीटें हैं, यही बात तो वो भी क्लेम कर रहे हैं कि जो आपकी सीटें हैं दरअसल वो उनकी सीटें हैं। अब देखिए ऐसा है कि फिर हमारे उनके रिश्ते नए हैं क्या? उनके कौन क्या क्लेम कर रहे हैं? मैं आज यहाँ बैठने के लिए जवाब देने नहीं बैठा हूँ, वो मेरा स्तर नहीं है। हमारे बड़े वसूल पर बात जरूर करूँगा, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर, उनकी पार्टी के तो बहुत से लोग शुरू से थे कि तोड़ के निकला जाए, उनके दूसरे उद्देश्य हो सकते हैं। जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है अभी, अगर आप देखें तो उसमें 17 अति पिछड़ा और पिछड़ा हैं, 7 सवर्ण हैं, एक तो ब्राह्मण अपने मित्र हैं, संजय झा भी उसमें शामिल हैं, 5 मुसलमान हैं। ये जो A to Z की बात हो रही है, क्या उसकी झलक आपको इसमें दिखाई दे रही है? नहीं, हमको लगता है कि जिस अति पिछड़ा पर इतना क्लेम करते हैं नीतीश कुमार, हमारे यहाँ रेणु देवी नोनिया थी, वो डिप्टी सीएम थी, किस अति पिछड़ा को महत्वपूर्ण स्थान मिला है मुझे बताइए तो आप। नीतीश कुमार का बेस है, हाँ? किस कुशवाहा को बड़ा स्थान मिला है? क्योंकि मैं नॉर्मली कास्ट पर इस तरह से बात नहीं करता हूँ पब्लिकली, तो उसकी चर्चा छोड़ दीजिए आप। हाँ, तेजस्वी जी ने पूरा अपना MY कंबाइन को बड़ा बोल्डली दिखाया है, और जैसा भी होगा, जो भी होगा, कितना भी दागी होगा, हमारा MY खुट्टा ठाक के रहेगा, उन्हें दिखा दिया। बिहार में रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है, और अभी आपने देखा कि 15 अगस्त के भाषण में नीतीश कुमार ने 20 लाख रोजगार देने की बात कही है। ये बात वो पहले भी कह सकते थे, लेकिन अभी ये बात कही है, तो ये रोजगार कहाँ से आएंगे? देखिए, इसका जवाब तो प्रदीप सौरभ जी आपको उनसे पूछना चाहिए, लेकिन इस 20 लाख का भी एक संदर्भ है, क्योंकि तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में कहा था कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, तो बनते हमारी पार्टी ने पूछ दिया, तब वो सवाल नीतीश कुमार के पास गया, तो उन्होंने कहा 10 क्या, हम 20 लाख देंगे। नौकरी देने के लिए पूंजी निवेश जरूरी है, नौकरी देने के लिए प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है, नौकरी देने के लिए IT का एक्सपेंशन जरूरी है, IT में सबसे अधिक नौकरी मिल रही है, ये करना पड़ेगा। हाँ, करने में कठिनाई रही है, इससे अधिक और मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। रविशंकर जी, हमारा जो अगला दौर है वो रैपिड फायर है। अरे भाई, इसमें मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, आपके पास तीसरा ऑप्शन है पास। शुरू करें। आप क्या चाहेंगे निजी तौर पर, बिहार का मुख्यमंत्री बनना या केंद्र में मंत्री? पास। पास?
आपकी पसंद हो तो बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन होना चाहिए, सुशील मोदी या नंद किशोर यादव? ये निर्णय की हमारी पार्टी की प्रक्रिया है, नेताओं की प्रक्रिया है। अध्यक्ष हों, माननीय गृह मंत्री हों, माननीय प्रधानमंत्री हों, पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, तो जो उनका विवेक है वो विवेक मेरे ऊपर लाद रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। पास बस नेक्स्ट में आइए ना, आपके सवाल को सब पास ही करना पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ। बिहार की राजनीति में सफलता के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, विकास या जातिगत समीकरण? देखिए, जाति एक हकीकत है, लेकिन 2022 की दुनिया या 14 के बाद की दुनिया में नरेंद्र मोदी ने देश में जो आशा जगाई है, अब लोग विकास खोजते हैं और विकास जमीन पर देखते हैं। 2024 में मोदी जी को ज़्यादा अच्छी चुनौती कौन दे पाएंगे, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी? ये आप पास नहीं कर पाएंगे। हम पास नहीं करेंगे, लेकिन आपके इस उत्तर में मुझे कठिनाई लग रही है। कौन होगा उसमें से? कहीं ऐसा हो जाए कि यशवंत सिन्हा की तरह सेलेक्ट कर लिया, बाद में हमसे पहले क्यों नहीं कहा, क्या सहज हो गए? तो ये चीज़ें, और वहाँ अंतर्विरोध इतना है, कोई बंगाल के कारण आने की कोशिश कर रहा है, कोई हैदराबाद से आने की कोशिश कर रहा है, आजकल चेन्नई से भी हवा कुछ प्रधानमंत्री स्वर की आती रहती है। तो बिहार में तो हमारे नीतीश बाबू आ ही गए मैदान में, वो चाहत तो वही है। तो कौन मैदान में होगा इसके बाद ना कुछ बोल पाएंगे। जो भी हो, नरेंद्र मोदी जीतेंगे, क्योंकि बहुत विनम्रता से दिबांग बाबू कोई वैकेंसी नहीं है। आपने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, मैं देखता हूं आप इसको किस तरीके से पास करेंगे। बेहतर कौन रहे, वाजपेयी जी या मोदी जी? ये सवाल ऐसा है जो सवाल बहुत गलत फ्रेम्ड है। मैं पास नहीं करूंगा, जवाब दूंगा इसका। अटल बिहारी वाजपेयी हम लोग के अभिभावक थे, हम लोग उनकी गोद में खेले, देखा है कितनी मेहनत की है। तो अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री आए, तो जब उन्होंने भारत को एक नया सम्मान दिया, चाहे वो एटॉमिक बम हो या फिर आपके कारगिल का युद्ध हो या रिफॉर्म शुरुआत हो या नेशनल हाईवे प्रोग्राम हो, उन्होंने भारत और देश ने बड़ा अन्याय किया 2004 में। अटल जी को एक टर्म देना चाहिए था, चलिए वो अतीत हुआ। तो ये अटल जी हैं। नरेंद्र मोदी जी जो आते हैं, तो मैं इनके बारे में कह दूं कि 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वो डेवलपमेंट के रग-रग को पहचानते हैं, और जितना वो डिटेल जाते हैं और जो वो दिखाते हैं, और ख़ास करके राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो टफ स्टैंड लिया, उनको सैल्यूट करने का मन होता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो इसलिए दोनों की तुलना आप कर रहे हैं, तो एक अभिभावक है ना, और उन्होंने देश को सम्मान दिया, और मोदी जी ने भारत को दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनाई। वही मैं कह रहा था कि आप इसको पास करेंगे, लेकिन मैं देखना चाहता था आप किस तरीके से पास करेंगे इस सवाल को। रविशंकर जी, आपसे सभी ज़रूरी सवाल हुए, कुछ आपने उत्तर दिए, कुछ आपने हंस के टाल दिए। जो पास करने लायक है उसी को पास करता हूँ, जान लीजिए आप। बाकी मैं कोई जवाब से पीछे नहीं हटता हूँ, जान लीजिए आप। आपने कुछ उत्तर दिए, कुछ हंस के टाल दिए, लेकिन आक्रामक आप उतने नहीं थे जितने आज पहले आप हुआ करते थे। बहुत दिन के बाद दिबांग बाबू से मिलना हुआ, तो आज थोड़ी हंसी मजाक भी चला, और इतने मित्र बैठे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।